और इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में जो सामने आई है। इस मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस केस में सबसे पहले जांच शुरू करने वाली बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक की जांच में जो खुलासा किया है वो एनडीटीवी इंडिया के पास है और उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा रैकेट झारखंड से लेकर बिहार के बीच फैला हुआ है और नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग भेजा गया और फिर वहां से पटना इसको भेजा जाता है और इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ है, या तो एयरपोर्ट या फिर रास्ते में या फिर जब वो पटना में बैंक के लॉकर में रखा गया। और इस पूरे मामले की बारीकी से जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। परिमल हमारे साथ हैं और प्रभाकर हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, यहाँ पर ईओयू इस मामले को जो है वो देख रहा था और इसमें कई सारे खुलासे जो है अब तक सामने आए हैं। ईओयू की रिपोर्ट जो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को दी है उसमें जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आई हैं वो हमारे पास हैं। आप बताइए इस जानकारियों के बारे में। सबसे पहले तो जो 4 बच्चों की बात थी वो 4 नहीं 34 थे और 30 से 40 लाख रुपए तक लिए गए पेपर के लिए। निश्चित तौर पे 30 से 40 लाख रुपए आपको अगर डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको कीमत चुकानी थी, ये तय किया गया था। जो सरगना पूरा पकड़ा गया है उससे उससे जब ईओयू ने तफ्तीश की है तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और जो 4 जो अभ्यर्थी पकड़े गए उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिस जगह पे उनको ले जाया गया था वहां पर 30 बच्चे और मौजूद थे जिनको क्वेश्चन पेपर दिए गए, जिन्होंने सवाल के बाद जो है जवाब रटा। और यहां पर यह भी बताना जरूरी कि 5 मई को इस गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। झारखंड नंबर की एक डस्टर गाड़ी थी जिसके बारे में पटना पुलिस को जानकारी मिली। वहां पे धरपकड़ की जो कोशिश की गई उसमें वहां पर जो लोग पकड़े गए उस गाड़ी में से उन्होंने बताया कि 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड उनके पास है, उन तक पहुंचा गया और वहां पर कड़ी दर कड़ी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे खुलती चली गई। जहां पे हमने देखा कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो चारों बच्चों के बाद उनको जो है एक जगह पे पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद उनको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन के बाद आंसर मिलता है, आंसर को रटवाने की बात होती है। तो ये तमाम चीजें चलती रही। दरअसल ये इतना बड़ा मामला है कि इसको लेकर पूरी सरकार जो है वो हरकत में है। और खासतौर पे अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो यही बड़ी वजह थी कि हसनैन खान जो ईओयू के एडीजी हैं वो यहाँ पर गुरुवार को आए थे दिल्ली में और शुक्रवार को उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दी है। स्टेटस रिपोर्ट वो होता है ताबिश जो अगर लोगों को बताएं कि अब तक की कार्रवाई किस दिशा में चल रही है और क्या कुछ किया गया है। क्योंकि यहाँ पर वो स्टेटस रिपोर्ट दी गई, वो स्टेटस रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है। उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि किस तरीके से 5 मई को ये पूरा गैंग के बारे में पता चलता है। वो गैंग में जब लोगों की शख्स की गिरफ्तारी होती है, जो आरोपी हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 4 मई की रात में ये सारी चीजें जो है पटना में एक जगह पे अंजाम दिया जाता है। जहां पे जिन 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी शुरुआती दौर में होती है वो बताते हैं कि वहां पर 30 और अभ्यर्थी थे जिनको क्वेश्चन चाहिए था, उसके एवज में सवाल उनको रटाए जा रहे थे। तो इसकी कीमत 30 से 40 रुपए तय की गई थी। और यहां पर जो शुरुआती दौर में पकड़े गए उसमें लोग हैं आयुष राज, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, अनुराग यादव। लेकिन इसमें मास्टरमाइंड जो है शुरुआत में वो सिकंदर हैं जिसके जरिए पूरी साजिश जो है वो रची जाती है। और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनटीए की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ जानकारी अभी मिलनी बाकी है, जैसे क्वेश्चन कहां पे छपा, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, कड़ी दर कड़ी जोड़ने की बात होती है। वो जोड़ने को लेकर ये सवाल, ये जवाब जो है सवाल के एवज में जवाब बहुत ये भी अहम आप है, बताइए तो उसकी क्योंकि अब जानकारी देखिए जुटाई जा कितना रही है। गंभीर ये मामला होता चला जा रहा है। जो एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है उसमें तो इंटर स्टेट गैंग इसके अंदर जो है काम कर रहा था, ये भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन परिमल, एनटीए किस तरह से जो एग्जाम है उनको कंडक्ट करा रहा था ये भी सवालों में है। अब तक जो स्टेटस रिपोर्ट आई है वो एनटीए को के बारे में जो है वो क्या कहती है, कितना गंभीरता से उन्होंने इस मामले को अब तक लिया है? देखिए, जब कोई एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उस पर ये निर्भर करता है कि कितना फुल प्रूफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और यही वजह है ताबिश की जो एनटीए के डीजी थे उनको बदल दिया गया है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में जिम्मेदारी तय करने की बात होती है और जिम्मेदारी तय की जानी भी चाहिए। क्योंकि आपका जो पूरा एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी ये जिम्मेदारी थी
कि एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। जब एग्जाम में इस तरह की गड़बड़ी पकड़ी गई तो कहीं ना कहीं लूप होल होगा। इसी लूप होल को ईओयू जोड़ने की कोशिश कर रही कि आखिर वो जी। जगह कहां पर है, वो लूप होल कहां पर है जिस तक पहुंचा जा सके और पता लगाया जा सके कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया वो लीक आखिर कहां से हुआ। क्योंकि ये जो तमाम आरोपी हैं जो अब तक पकड़े गए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो क्वेश्चन पेपर उनके पास थे और क्वेश्चन पेपर उनके पास थे, उसके बाद उनके आंसर तैयार किए गए और वो आंसर रटवाने की बात थी। तमाम अभ्यर्थियों को रटवाया जा रहा था एक जगह पे पटना में, और इसको लेकर ये समझना जरूरी है कि आखिर कहां पे ये गड़बड़ी या कहां पे चूक हुई। तो जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरत है, क्योंकि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, परिवार वाले हैं जिनको परेशानी हुई है, और वो लगातार इस बात को लेकर आप देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है, डिबेट डिस्कशन का दौर चल रहा है, क्योंकि ये बहुत लाजमी है जब इतने बड़े एग्जाम को लेकर क्वेश्चन आउट हो जाए, धरपकड़ की कोशिश हो, तो उस तह तक पहुंचने की बहुत जरूरत है जहां से आखिर इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया और उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनसे उनके एवज में 30 से 40 लाख रुपए लेने की बात सामने में निकल कर आई। परिमल, ये भी आप जो बता रहे थे कि यहाँ पर ईओयू की तरफ से कुछ सवाल भी जो है वो पूछे गए थे, जिनका जवाब अब भी उनको मिलने का इंतजार है। यहाँ पर ये सवाल क्या थे ये भी आप बताइए, और जो जानकारी है कि पेपर कहाँ से कहाँ जाएगा और कितने वक्त तक वो वहां पर रहेगा, ये क्या ऐसी जानकारी है जो आसानी से कोई हासिल कर सकता है? देखिए, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरत है कि जो आरोपी हैं अब तक, उनकी संलिप्तता इस तरह के मामलों में पहले भी रही है। इस बात का खुलासा ईओयू ने अपने उस दस्तावेज में किया है जो शिक्षा मंत्रालय को सौंपा है। लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह के एग्ज़ाम हैं, उसमें पूरा एक सरगना आप समझिए कि जब तक ऊपर से लोग नहीं मिल रहे होंगे, तब तक ये बहुत नामुमकिन है। हालाँकि अभी आरोपी की बात चल रही है, लेकिन वो आरोपी किस तरीके से दोषी करार दिए जाएं, उसको लेकर जोड़ने की कड़ी दर कड़ी जोड़ने की बात होती है। जब अदालत में आप जाते हैं, अब तक आरोपी कह रहे हैं, जब तक अदालत में हम प्रूव नहीं करेंगे कि ये दोषी हैं और अदालत करार नहीं देता कि ये दोषी हैं, उसके लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है। तो प्रमाण जी। को जुटाने की कोशिश हो रही है। उसमें ईओयू ने सीधे तौर पे स्टेटस रिपोर्ट में शिक्षा मंत्रालय को यह कहा है कि जो जानकारी में हमने मांगी है चीजें, उसमें कुछ जवाब एनटीए की तरफ से आने बाकी है, जिसमें क्वेश्चन पेपर कहां पे छपा और क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था। तो इस सवाल का जवाब जो है अभी भी फिलहाल ईओयू तलाश रही है, और एनटीए की तरफ से वो जवाब नहीं मिला है उनको, सटीक जवाब जिसको लेकर वो स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र कर पाते। क्योंकि पहले भी कहा, ताबिश आपने भी रिपोर्टिंग की है, तो उसमें आप जी। समझना जरूरी है कि आरोपी को दोषी करार देने के लिए आपको सबूत दिखाने होते हैं। उस सबूत को लेकर ईओयू काम कर रही है, और ईओयू के लिए जरूरत है कि कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ी जाए, ताकि वो हम निष्कर्ष पे निकल पाए कि आखिर कहां पे वो लूप होल था जिसके बाद क्वेश्चन पेपर आउट हुआ और 30 से 40 रुपए की बात सामने में निकल कर आई और इतना बड़ा एग्जाम सवालों के घेरे में। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो अब जो इतना बड़ा एग्जाम है वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में है, और जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो स्टेटस रिपोर्ट कहती है ईओयू की एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं कि अब तक की जो जांच है वो क्या कहती है इस मामले में, किस तरह से पेपर जो है वो मुहैया कराया गया अब जिन लोगों को, उनसे 30 से 40 लाख रुपए तक जो है वो लिए गए। अब सीबीआई भी इस मामले को देखेगी। ये जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। अब एफआईआर जो इस मामले में की गई थी वो भी हमारे पास है, उसकी कॉपी हम आपको दिखाते हैं। जो इस मामले में, सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसमें तमाम खुलासे जो है वो दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं कि कैसे नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला है वो यहाँ पर संज्ञान में आया है। 5 मई को इसकी जानकारी पटना पुलिस को मिलती है और उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ती है। कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाती है। झारखंड नंबर की कार में लोग सवार होते हैं, उनको रोककर पुलिस जो है वो पूछताछ करती है, और परीक्षा केंद्रों के पास ये लोग जो है वो मंडरा रहे थे, और इस तरह से ये एक के बाद एक कड़ियां जो है वो जुड़ती चली जा रही हैं। इस मामले में सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश कुमार, ये तमाम नाम हैं जो अब तक जो है सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सीक्वेंस आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये पेपर जो है वो कहां से कहां पर पहुंचे, और अब जो आशंका जताई जा रही है कि ये लीक कैसे हुए हैं।
प्रभाकर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो कई जगहों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंटर स्टेट गैंग एक तरह से काम कर रहा था इस पेपर को लीक कराने के लिए, इसके बारे में आप जरा बताइए क्या कहती है इस पर ईओयू की रिपोर्ट और ये सीक्वेंस क्या रहा इस पेपर का, जहां पर अब यह आशंका है कि इसमें से कहीं पर बीच में इसको लीक कराया गया। चलिए, प्रभाकर से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा हम जो है वो यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए किस तरह से ये जो मामला है अब आगे बढ़ा है। प्रभाकर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा था कि अब कई जगहों के नाम इसमें यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि कैसे एसबीआई के लॉकर में पेपर को रखा गया और अब कुरियर सर्विस जो है उस पर भी सवाल है कि कहीं वहां से तो ये लीक नहीं हुआ है। इस सीक्वेंस को जरा आप बताइए दर्शकों को, किस तरह से पेपर चला और कहां से जो है एग्जामिनेशन हॉल तक वो पहुंचा। जी देखिए, मैं इसे बहुत विस्तार में नहीं लेकिन आपको संक्षिप्त में बचाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा जांच है इसकी शुरुआत पटना से हुई और पटना के बाद ये बिहार के 2-3 शहरों में इसका जाल फैला। नालंदा में, जहानाबाद में, जहाँ पे पुलिस ने छापेमारी की, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। उसके बाद पुलिस के सामने आया जो इकोनॉमिक ऑफेंस रिंग है बिहार की, उसके सामने आया हजारीबाग और रांची का नाम। हजारीबाग का नाम इसलिए आया सामने क्योंकि पटना में जो कुछ स्टूडेंट्स पकड़े गए उनके पास कुछ अध जले हुए क्वेश्चन पेपर्स मिले थे। उस क्वेश्चन पेपर में एक सीरियल नंबर अंकित था। वो सीरियल नंबर का जब एनटीए से उसकी जांच की गई कि भैया ये सीरियल नंबर किसको इशू किया गया था, तो हजारीबाग के एक सेंटर का नाम आया। उस कारण से जो ईओयू की टीम है वो हजारीबाग आई। अगर आप ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर कैरी कैसे होता है, ट्रैवल कैसे करता है। क्वेश्चन पेपर एनटीए जो है किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर में छपवाती है, वो अमूमन गोपनीय रखा जाता है, उसे उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। उसके बाद एग्जामिनेशन से 2 से 3 दिन पहले उसे बाई फ्लाइट उसे भेजा जाता है। हर स्टेट के जो स्टेट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे उसे भेजा जाता है। झारखंड के केस में ये आया रांची में। रांची में यहाँ जब क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसके बाद से उसे ट्रैवल करना होता है उस हर शहर में जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसे आप बात करें हजारीबाग की, आप बात करें धनबाद की, बोकारो की, जमशेदपुर की, इन सारे जगहों पे उसके क्वेश्चन सेंटर्स थे इसके, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स ट्रैवल करते हैं। हजारीबाग के केस में भी एक कुरियर कंपनी इंगेज होती है। वो कुरियर कंपनी है ब्लू डार्ट कंपनी है, उसे इंगेज किया जाता है जो वो क्वेश्चन पेपर ला के एसबीआई के लॉकर में रखते हैं। अमूमन एसबीआई इसके लिए अधिकृत बैंक है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं। उस लॉकर से एग्जामिनेशन दिन में, जिस दिन एग्जामिनेशन की टाइमिंग होती है, उससे 2 घंटे पहले लॉकर खोला जाता है और सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट के निगरानी में उसे हैंडओवर कर दिया जाता है कैमरे की नज़र में। अब जब पुलिस यहाँ आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उन्होंने, तो वो जानने की कोशिश की कि क्या ये सेंटर से लीक हुआ, क्या ये स्टेट बैंक से लीक हुआ, क्या ये कुरियर से लीक हुआ, कहाँ से ये लीक हुआ। और उस जांच के क्रम में इनको अभी ये लगता है कि जो स्टेट बैंक और सेंटर है, इन दोनों ने जो इस पर काम किया है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ दिख नहीं रही हैं। तो शक की जो सुई है वो अभी जो है कुरियर कंपनी, जो ब्लू डार्ट कंपनी है, उसके ऊपर जा रही है। वो कुरियर कंपनी रांची से क्वेश्चन पेपर लेके हजारीबाग के स्टेट बैंक में आई थी। अब क्या वो क्वेश्चन पेपर रांची में लीक हुआ है, हजारीबाग में लीक हुआ है या बीच में कहीं पर लीक किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है और एग्जैक्टली इसी बिंदु पे जो ईओयू के अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। वो हजारीबाग में भी मौजूद हैं, वो रांची में भी मौजूद हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं कुरियर कंपनी के उन लड़कों से जो उस दिन ड्यूटी पर मौजूद थे और जो क्वेश्चन पेपर जिनको लेके आने की जिम्मेवारी थी। जी बिल्कुल प्रभाकर, अब सीबीआई इस मामले को देखेगी, उनकी एफआईआर में क्या बातें कही गई हैं और अब उनके लिए क्या एंगल जो है यहाँ पर बनते हैं। देखिए, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें बहुत सारी नई धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन जो टेक्निकल रूप से जो होता है इसमें 2 एफआईआर पहले से हैं। एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बिहार की एफआईआर है और एक पटना पुलिस की एफआईआर है। तो सीबीआई जब इस तरह के केसेस पे टेक ओवर करती है तो ये दोनों एफआईआर, जो एग्जिस्टिंग एफआईआर है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव उसकी जानकारी है, वो दोनों एफआईआर सीबीआई के एफआईआर के साथ मर्ज कर जाएंगे और वो सीबीआई के एफआईआर के पार्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से जो पूरा मामला है, चाहे वो पटना पुलिस जांच कर रही हो, चाहे ईओयू जांच कर रही हो, वो सब सीबीआई जांच के दायरे में आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो मर्जर ऑफ एफआईआर जिसे बोलते हैं,
ये हमारी जानकारी के हिसाब से कल इसे होना चाहिए। आज इतवार का दिन है, कल सोमवार को ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सीबीआई ने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, उसमें बहुत सारी नई धाराएं भी लगाई हैं जो ईओयू बिहार पुलिस ने नहीं लगाई थी। लेकिन कुल मिला के जितनी भी धाराएं चाहे बिहार पुलिस ने लगाई हों, ईओयू ने लगाई हों या सीबीआई ने लगाई हों, उस सब पर अब सीबीआई जांच करेगी और सोमवार को इस प्रक्रिया को पूरी कर लेने की संभावना है। जी शुक्रिया प्रभाकर आपका सब जानकारी के लिए। परिमल, आपका भी हमें समझाने के लिए अब किस तरह से जांच जो आगे बढ़ रही है और ईओयू की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो क्या कहती है इस मामले में। तो आप देखिए एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं इस मामले को लेकर जो सामने आई है।